Hello, my dear students. How are you all? I hope that you are happy, healthy, and fantastic. You are welcome to Symbolic Education. Symbolic Education में आपका स्वागत है. डियर स्टूडेंट्स, आज इस क्लास में आपके 10th क्लास की इंग्लिश की बुक फर्स्ट फ्लैट के पोएम नंबर 6 को स्टडी करने जा रहे हैं, जिसका नाम है अमेंडा. यह एक छोटी बच्चे की एक पोएम है जिसमें उसको बात बात पर रोका टोका जाता है कि बेटा ये मत करो, बेटा वो मत करो. तो इसी बात को समझाते हुए कि इस कविता के अंदर ऐसा क्या है कि जिस वजह से बच्चों को रोका टोका जाता है, तो ये कवि हमें समझाना चाहते हैं आज की इस पोएम में. तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं इस पोएम में क्या लिखा है. तो हमेशा की तरह इस पोएम को शुरू करने से पहले इस पोएम की आउटलाइन में देखते हैं क्या लिखा है, जिससे कि आपको इस कविता का अनुमान हो जाए. तो इसमें लिखा है कि एवरी चाइल्ड फील्स दैट, यानी कि हर एक बच्चे को यह महसूस होता है, ही और सी, चाहे वो लड़का हो या लड़की. एवरी चाइल्ड फील्स दैट, यानी कि हर एक बच्चा यह महसूस करता है, ही और सी, चाहे वो लड़का हो या लड़की, यानी कि हर एक बच्चों को यह महसूस होता है दैट ही और सी इज़ कंट्रोल्ड, कि उसे नियंत्रित किया जाता है, यानी कि उसको रोका टोका जाता है, यानी कि उसको कंट्रोल किया जाता है. एंड इंस्ट्रक्टेड, और उसको किसी खास तरीके से फिर समझाया जाता है, नॉट टू डू वन थिंग और अनदर, कि आप इस कार्य को करें या फिर उस कार्य को ना करें, यानी कि यह ना करें या फिर वह ना करें. यू टू मे फील दैट, कि आप भी ऐसा महसूस कर सकते हैं, यानी कि आपको भी ऐसा महसूस हो सकता है. दैट योर फ्रीडम इज़ कर्टेल्ड, यानी कि आपकी आज़ादी को, यानी कि आपकी स्वतंत्रता को कम किया जा रहा है, यानी कि आपको रोका टोका जा रहा है. राइट डाउन सम ऑफ द थिंग, यानी कि आप ऐसी बातों के बारे में लिखिए, यानी कि आप ऐसी बातों को लिखिए. यू वांट टू डू, कि आप जो कि कार्य करना चाहते हैं आप उन कार्यों के बारे में लिखिए. बट योर पेरेंट्स, लेकिन आपके माता पिता और एल्डर्स, यानी कि आपके माता पिता या फिर आपसे जो बड़े होते हैं, वे डोंट अलाउ यू टू डू, कि वे आपको उस कार्य को करने के लिए आज्ञा नहीं देंगे जो कि आप करना चाहते हैं. रीड द पोएम अलाउड, जो आपके सामने जो पोएम दी गई है उसको आप जोर से पढ़ें, यानी कि जोर जोर से आप उसको पढ़ें. फॉर्म पार्ट, और समूह में बढ़ जाएं. ईच रीडिंग, और प्रत्येक समूह पढ़ते हुए अल्टरनेटिव स्टेंजा, यानी कि एक के बाद एक समूह एक एक स्टेंजा को बारी बारी से पढ़े. अल्टरनेट स्टेंजा, यानी कि अगर एक समूह ने पहला स्टेंजा पढ़ा है तो फिर वो उसके बाद जो दूसरा स्टेंजा वो दूसरा समूह पढ़ेगा, फिर पहले व फिर तीसरे स्टेंजे को वो फिर से पढ़ेगा. तो इस तरीके से आप इस कविता को पढ़े. यू आर इन फॉर ए सरप्राइज, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको एक सरप्राइज मिलेगा, यानी कि आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे. तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं इस पोएम में ऐसा क्या है कि जो बात बात पर इस अमेंडा, जो ये छोटे बच्चे, इसको रोका टोका जाता है. सो डियर स्टूडेंट्स, आइए अभी इस पोएम को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे होती है. जो इस पोएम के जो पोइट हैं वो इसकी शुरुआत अमेंडा को रोका टोकी करने के साथ ही करते हैं. इसमें वो कहते हैं कि अमेंडा डोंट बाइट योर नेल्स, यानी कि अमेंडा अपने नाखूनों को अपने दांतों से मत काटो. फिर वो साथ साथ उसको और भी कहते हैं, फिर वो कहते हैं कि डोंट हंच योर शोल्डर्स, यानी कि अपने कंधों को मत झुकाओ. अमेंडा फिर आगे फिर वो कहते हैं कि स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट, कि अमेंडा इस तरीके से आलस बन करके, यानी कि आलसी बन करके एकदम सुस्त होकर के मत बैठो. आलसी बनना बंद करो. एंड सिट अप स्ट्रेट, और एकदम सीधे बैठो अमेंडा. तो यहाँ पर जो कवि ये कहना चाहते हैं कि जो अमेंडा के जो पेरेंट्स हैं, यानी कि जो उसके बड़े हैं, वो उसको समझाते हैं कि अमेंडा अपने नाखूनों को अपने दांतों से मत काटो, और शोल्डर को, यानी कि अपने कंधों को नीचे मत झुकाओ, और आलसी बनना बंद करो और एकदम सीधे बैठो. तो इसका मतलब ये है कि जो कवि हमें बताना चाहते हैं कि माता पिता और जो हमसे जो बड़े होते हैं वो बात बात पर बच्चों को टोकते हैं, उनको बात बात पर ये मत करो वो मत करो, ये सारी बातें कहते हैं. तो ये कहाँ तक उचित है, यानी कि ये बात कहाँ तक जाती है. तो कवि हमें समझाना चाहते हैं कि हमें इतना रोका टोकी नहीं करना चाहिए. आइए आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा है. आगे इसमें पोएट अमेंडा की परिस्थिति को बताते हुए फिर आगे वो लिखते हैं कि देयर इज ए लिंग्विड इमर्ल्ड सी, कि एक शिथिल और एक हरा समुद्र है, यानी कि एक बहुत ही विशाल लेकिन शिथिल एक हरा समुद्र है. वेयर, जहाँ पर द सोल इनहेबिटेंट इज में, वहाँ पर एकमात्र में एक मत्स्य कन्या हो, यानी कि यहाँ पर जो ये अमेंडा वो कहती है कि यह जो उसका जो जीवन है वो एक शिथिल समुद्र के समान है, जहाँ पर कोई रस नहीं है, हर तरफ नीरसता छाई हुई है, और वो हरा समुद्र है जहाँ पर वह एकमात्र एक मत्स्य कन्या है, एकमात्र एक ऐसा जीव है जो कि खुद को मत्स्य कन्या कहती है, यानी कि खुद को वो जलपरी कहती है, मरमेड कहती है. ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, जो कि उस पानी की धारा के साथ वो बड़ी खुशी से पानी की धारा के साथ बहती है.
यानी कि यहाँ पर जो कवि वो अमेंडा की जीवन की परिस्थिति को समझाने के लिए कहते हैं कि एक लिंक्वेड इमर्ल्ड सी यानी कि एक शिथिल एक हरा समुद्र है जहाँ पर वह सिर्फ एक मत्स्य कन्या के समान है जिसको मरमेड कहते हैं, ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, जो कि समुद्र की धाराओं के साथ बड़ी खुशी के साथ बहे चली जाती है। यानी कि उसमें कोई रोका टोकी नहीं है, तो उसके इस जीवन में रोका टोकी क्यों है। और यहाँ पर अगले स्टैंजा में जो कवि है वो फिर से अमेंडा की जो जीवन की जो परिस्थिति है उससे हमें अवगत कराते हुए फिर वो कहते हैं कि यानी कि उसके ऊपर फिर से वो रोका टोकी शुरू हो जाती है, उससे क्वेश्चन किए जाते हैं। तो इसमें यहाँ पर पूछा जाता है उससे कि डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा, कि अमेंडा क्या तुमने अपना होमवर्क पूरा किया। डिड यू टाइडी योर रूम अमेंडा, अमेंडा क्या तुमने अपने जो रूम है यानी कि जो उसका स्टडी रूम है यानी कि जो उसका जहाँ पर अमेंडा रहती है, क्या तुमने अपने रूम को अच्छे से व्यवस्थित किया, यानी कि आपने वो सारी चीज़ें जहाँ पर रखी जानी है कि आपने वो सारी चीज़ें वहाँ पर अच्छे से रखी है। आई थॉट, फिर कहते हैं कि मुझे लगा, आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज़, कि मैंने तुम्हें कहा, शायद कि मैंने तुम्हें कहा कि तुम्हें अपने जूतों को साफ़ करना है अमेंडा, क्या तुमने अपने जूते साफ़ किए। तो यहाँ पर भी अमेंडा के लिए यहाँ पर क्वेश्चन के बाद फिर से क्वेश्चन, रोका टोकी, ये मत करो वो मत करो, क्या तुमने अपना होमवर्क पूरा किया है, क्या तुमने अपने रूम को अच्छे से व्यवस्थित किया, यानी कि। और आगे इस पोएम में जो पोएट है वो अमेंडा के मन में जो चल रहे जो विचार हैं उनको प्रदर्शित करते हुए हमारे सामने लिखते हैं कि आई एम एन ऑर्फन, यानी कि यहाँ पर अमेंडा जो खुद के लिए जो महसूस करते हुए कहती है कि आई एम एन ऑर्फन, कि मैं एक अनाथ हूँ, रोमिंग इन द स्ट्रीट, गले में घूमने वाली एक मैं अनाथ हूँ, यानी कि मेरा कोई नहीं है। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट, यानी कि वहाँ पर जो गली में जो धूल मिट्टी पड़ी रहती है उस पर मैं निशान बनाती हूँ, विद माई हर्स्ट एंड बेयर फीट, अपने धीमे चल रहे कदमों से, यानी कि अपने पैरों से उस डस्ट पर वो चलते हुए गली में घूमते हुए उस पर वो अपने पैरों के निशान बनाती है। द साइलेंस इज़ गोल्ड, यानी कि जो उसके मन में जो चुप्पी है वह सोने से कम नहीं, यानी कि उसकी जो चुप्पी है वह सोना है, यानी कि उसके लिए किसी कीमती आभूषण से कम नहीं है। द साइलेंस इज़ गोल्ड, यानी कि चुप्पी सोना है। एंड द फ्रीडम इज़ स्वीट, और जो उसकी आज़ादी है वह उसके लिए एक मिठाई के समान है। यानी कि वह फील करती है कि मेरे ऊपर जो रोका टोकी जो की जा रही है उसके विपरीत मैं एक अनाथ हूँ जो कि गलियों में घूम रही हूँ और मैं वहाँ पर बिना किसी रोक टोक के धूल मिट्टी में चले जा रही हूँ, अपने पैरों से निशान बना रही हूँ और चुपचाप वो जैसे कि वो चले जा रही पूरी आज़ादी के साथ। तो कहते हैं कि जो मेरी चुप्पी है वो सोने के समान है और जो मेरी जो आज़ादी जो मेरी स्वतंत्रता है वह किसी मिठाई के समान है, वो बहुत मीठी है। यानी कि पोइट हमें यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि जो छोटे बच्चे हैं वो हमेशा आज़ाद रहना चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि उन पर बात बात पर रोका टोकी की जाए। तो जो अमेंडा वो अपने मन में ये फील करती है कि जो अनाथ बच्चे होते हैं वो पूरी तरीके से आज़ाद होते हैं और जो चुपचाप अपने मन से जो भी काम करते हैं तो जो उनकी जो चुप्पी है वो किसी सोने से कम नहीं और जो उनकी स्वतंत्रता है वह किसी मिठास से कम नहीं है। तो कहते हैं कि जो अनाथ बच्चे हैं वो पूरी तरीके से स्वतंत्र होते हैं, उनके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई रोका टोकी नहीं होती और वे बहुत ही प्रसन्न भी होते हैं। और अगले स्टेंजा में फिर से जो ये हमारे जो पॉइंट है वो अमेंडा की लाइफ में जो रोका टोकी चल रहे हैं उसको आगे भी बताते हुए फिर वो कहते हैं कि फिर से अमेंडा को कहा जाता है कि डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा, कि अमेंडा उस चॉकलेट को मत खाओ। रिमेंबर योर एक्ने, कि अपने चेहरे पर जो निकल रहे मुहासे हैं उनको याद करो अमेंडा, यानी कि वो कहते हैं कि चॉकलेट मत खाओ नहीं तो मुहासे और भी ज़्यादा निकल जाएंगे। यहाँ पर फिर से उसके सामने रोका टोकी और क्वेश्चन मार्क यहाँ पर सामने आते हैं। फिर वो कहते हैं कि विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, क्या तुम मेरी तरफ देखोगी जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ। यानी कि वो कहती है कि मैं तुमसे ही बात कर रही हूँ अमेंडा, मेरी तरफ देखो, क्या तुम मेरी तरफ देखोगी कि मैं तुमसे बात कर रही हूँ अमेंडा। तो यहाँ पर फिर से उसके सामने एकदम ये रोका टोकी वाला जो माहौल फिर से आ जाता है। वो कहते हैं कि ये चॉकलेट मत खाओ, अपने मुहासों को याद करो, मेरी तरफ देखो, क्या तुम मेरी तरफ देखोगी कि मैं तुमसे बात कर रही हूँ अमेंडा। तो यहाँ पर जो कवि है वो फिर से कहता है कि खाने की स्वतंत्रता के साथ भी यहाँ पर एक नियंत्रण है। अमेंडा के मन में चॉकलेट खाने की बात आती है लेकिन उसको फिर से रोका जाता है कि तुम्हारे चेहरे पर जो एक्ने यानी कि जो मुहासे हैं उनको याद करो और फिर मेरी तरफ देखो कि मैं तुमसे ही बात करूँ। यानी कि यहाँ पर एक सलाह के साथ साथ यहाँ पर एक डांट भी अमेंडा के लिए यहाँ पर चल रही है। आगे इसमें पोएट लिखते हैं कि इतना होने के बाद यानी कि इतना रोबोटिक होने के बाद अब फिर से अमेंडा के मन में एक विचार आता है। वो एक कहानी को याद करते हुए कहती है कि आई एम रपेंजल, यानी कि मैं एक रपेंजल हूँ, एंड आई हैव नॉट अ केयर, लेकिन मुझे कोई चिंता नहीं है। लाइफ इन ए टावर इज ट्विंकल, यानी कि मीनार के अंदर, यानी कि एक मीनार के अंदर की जो ज़िंदगी है वो बहुत ही शांत है, एंड रेयर है और बहुत ही दुर्लभ है।
I'll certainly never let down my bright hair. लेकिन मैं अपने चमकीले और बहुत ही सुंदर बालों को कभी भी नीचे नहीं गिराऊंगी। तो जो ये पंक्ति आपके सामने लिखी हुई है, तो यहाँ पर जो अमेंडा है वो अपने आप को एक रेपेंचल, एक राजकुमारी की तरह अपने आप को फील करती है, जिसको एक मीनार के अंदर बंद कर दिया जाता है। वह बहुत सुंदर होते हैं, उसके बहुत लंबे लंबे बाल होते हैं और जिससे मिलने के लिए एक राजकुमार वहाँ पर आता है और वो उसके बालों की सहायता से उससे मिलने के लिए ऊपर चढ़ जाता है और फिर वो एक दिन उसको वहाँ से छुड़ा करके चला जाता है। लेकिन यहाँ पर जो अमेंडा वो खुद को कहती है कि मैं रेपेंचल तो हूँ, लेकिन मुझे कोई चिंता नहीं है। जो उस मीनार के अंदर जैसे कि उसकी ज़िंदगी जो यहाँ पर बंद है, उसके मीनार के अंदर की जो ज़िंदगी है वो पूरी शांत है और बहुत ही दुर्लभ है। लेकिन साथ साथ वो ये भी कहती है, लेकिन मैं रेपेंचल की तरह अपने बालों को कभी भी नीचे नहीं गिराऊंगी। तो ऐसे कुछ विचार उसके मन में, अमेंडा के मन में चल रहे हैं। और आगे इस पोएम के जो लास्ट का जो स्टेंजा है, वहाँ पर जो पोएट है, हमारा ध्यान फिर से उसके जीवन में जो चल रहे, जो उसके रोकट होकर उसकी तरफ फिर से ले जाते हैं। फिर से वो कहते हैं कि अमेंडा स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस। अमेंडा कि अमेंडा इस तरीके से मुंह बनाना और नाराज़ होना तुरंत बंद कर दो। यू आर ऑलवेज सो मूडी। तुम हमेशा चिड़चिड़ी रहती हो अमेंडा। एनीवन वुड थिंक, और कोई भी हमेशा ये सोचेगा, दैट आई नेग्ड एट यू अमेंडा, कि मैं हमेशा तुम में गलतियाँ निकालते रहती हूँ, कोई भी ये सोचेगा। तो अभी के अभी इस तरह से मुंह बनाना और नाराज़ होना बंद कर दो। यहाँ पर जो सल्किंग है, इसका मतलब होता है जैसे कि बच्चे बड़े नाराज़ होकर के मुंह बनाते हैं और बड़े नाराज़ हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं सल्किंग। तो उसको कहा जाता है कि तुरंत के तुरंत, यानी कि अभी के अभी इस तरीके से सल्किंग करना बंद कर दो, यानी कि मुंह बना करके नाराज़ होना बंद कर दो। यू आर ऑलवेज सो मूडी, तुम हमेशा चिड़चिड़ी रहती हो अमेंडा। और अगर ऐसी स्थिति में कोई भी सुनेगा, कोई भी ये सोचेगा कि एनीवन वुड थिंक, कि कोई भी ये सोचेगा कि दैट आई नेग्ड डेट यू, कि मैं तुम में हमेशा गलती निकालती हूँ। पर नेग्ड का मतलब होता है गलतियाँ निकालना। तो इस पोएम के लास्ट के स्टेंजा में पोएट हमें बताना चाहते हैं कि बच्चों को बार बार रोका टोकी करने से वो बड़े चिड़चिड़े हो जाते हैं, फिर वो सल्किंग करना शुरू कर देते हैं, यानी कि वो मुंह बना करके बड़े नाराज़ और बड़े उदास रहना शुरू कर देते हैं। और हमें कहते हैं कि तुम बड़े मूडी हो गए, तुम बड़े चिड़चिड़े हो गए, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। यानी कि कवि हमें बताना चाहते हैं कि बच्चों को हर बार बात बात पर रोका टोकी नहीं करना चाहिए। उनको थोड़ी सी हमें आज़ादी, थोड़ी सी स्वतंत्रता देनी चाहिए, जिस तरीके से वो अपने जीवन को बहुत अच्छे से जी सके और अपने जीवन का पूर्ण आनंद ले सके। वेल माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपने देखा कि हमने आपके 10th क्लास की इंग्लिश की बुक फर्स्ट फ्लैट की पोएम नंबर 6 को स्टडी किया, जिसका नाम है अमेंडा। यहाँ पर यह बताया गया है कि बच्चों को हर बात पर रोका टोकी करना भी ज़्यादा ठीक नहीं तो फिर वो चिड़चिड़े हो जाते हैं और वो मुंह बना करके और अपने जीवन में उदास रहना शुरू कर देते हैं। आई होप कि आपको ये कविता पूरी अच्छे तरीके से समझ में आई होगी और ये कविता आपको बहुत पसंद आई होगी, जिससे कि बच्चों पर होने वाले जो टोका टोकी है वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना। दिस इज़ ऑल फॉर नाउ फॉर टुडेज क्लास। अब हम मिलेंगे हमारी अगली क्लास में, जो कि इस अमेंडा से जुड़े हुए जो क्वेश्चन सीरीज़ हैं, इसमें जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं आप उनके आंसर कैसे देंगे। और मैं ये उम्मीद करूँगा कि आप जितने भी सारे आंसर और उसके जो क्वेश्चन आपके सामने आएंगे आप उनको अच्छे से समझेंगे और साथ साथ आज की तरह आप अपने इंग्लिश को भी इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।